स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है आपका ब्लोच का सिद्धांत लिखिए तथा समझाइए, है ना। एक्चुअल में ये जो ब्लोच का सिद्धांत है ये जो दिया था वैज्ञानिक ब्लोच ने दिया था अपने प्रायोगिक आधार पर। उसको समझने का प्रयास करते हैं कि ब्लोच का सिद्धांत होता क्या है। ठीक है, चित्रानुसार यहाँ आप देख सकते हैं किसी भी पदार्थ के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक निश्चित आवर्ती विभव कूप में क्या करते हैं, गति करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, इसमें आई जे के एल एम ये बहुत सारे अणु है, इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन्स ये अलग अलग परमाणु में संयोजित रहेगी। ठीक है, ये आप क्रिस्टल देख रहे हो और इस क्रिस्टल में ये 8 परमाणु जो है वो अपने 8 कोनों पर स्थित है और इस प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर क्या रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा, जिसको अपन नाभिक कहेंगे। और उसके चारों ओर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, चक्कर करेंगे, है ना। अब इस इलेक्ट्रॉन की जो बैंड सिद्धांत के आधार पर हमने पिछली वीडियो में देखा था कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बहुत यदि कम है और वह अपने परमाणु को त्याग नहीं कर रहा है, केवल अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर ही क्या कर रहा है, गति कर रहा है या कंपन कर रहा है, तो उस कंपन करने की गति जो होगी वो यहाँ आप चित्र में देख पा रहे हैं। ये किस रूप में होती है, एक आयताकार विभव परवलय में होती है ना, एक आयताकार परवलय विभव कूप में होती है। ठीक है, अब इस आयताकार विभव परवलय कूप में होगी तो इलेक्ट्रॉन तो अपनी जगह से हट नहीं रहा है, केवल अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ठीक है, मतलब ये यदि एक प्रोटॉन से एक निश्चित दूरी पर स्थित है, मतलब इसका फलन रहेगा क्या, एक्स का फलन रहेगा और एक्स के कारण उसकी स्थितिज ऊर्जा भी रहेगी। ठीक है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसकी स्थितिज ऊर्जा में एक्स प्लस जो विभव फलन होगा वो केवल एक्स का ही नहीं होगा, स्थितिज ऊर्जा की नहीं होगा, वी एक्स के साथ में उसका आवर्ती फलन जो जालक नियतांक के रूप में होता है ना, कैपिटल ए के रूप में, उसका भी एक फलन के रूप में होगा। मतलब एक्स के रूप में न लेकर हम क्या लेंगे, वी एक्स प्लस ए के रूप में लेंगे, है ना, क्योंकि ये जालक नियतांक के जो विभव कूप है उसमें क्या कर रहा है, गति कर रहा है ना। ये आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये जो पहला जो कण है वो किस रूप में गति कर रहा है, ये ए जालक के रूप में गति कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक कि दूसरा भी, है ना। तो इनकी बीच की दूरी कितनी रहेगी, ए रहेगी। इस ए विभव फलन में क्या करता है, वो गति करता है। तो ब्लोच ने यही माना कि जो इलेक्ट्रॉन से संबद्ध जो तरंग फलन होता है वो वी एक्स केवल स्थितिज ऊर्जा का ही फलन न होकर वी एक्स प्लस ए का फलन होता है ना, क्योंकि यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा के साथ साथ उसका आयाम के रूप में ए, उसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। तो यही ब्लोच ने सिद्धांत दिया। ब्लोच के सिद्धांत के अनुसार हम देख सकते हैं यहाँ कि एक आवर्ती विभव कूप में इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग फलन साई ज्ञात करने के लिए ब्लोच ने माना कि यदि लेटिस नियतांक कितना है, ए है, और उस लेटिस नियतांक ए के रेखीय लेटिस में जो हमने देखा था अभी सरल घनाकार जालक का, वो पूरा एक तरीके से कौन सा लेटिस था, वो एक रेखिक लेटिस था। उस रेखिक लेटिस में क्या इलेक्ट्रॉन यदि गति करता है तो इलेक्ट्रॉन का विभव फलन वी एक्स है, तो वी एक्स जो होगा वो वी एक्स न होकर वी एक्स प्लस ए होगा, है ना, क्योंकि विभव का आवर्तकाल ए भी होगा, है ना। उसका आवर्तकाल भी आपको देखना पड़ेगा। वो आवर्तकाल किस प्रकार से आएगा, वो आवर्तकाल आएगा इस प्रकार से, है ना, ऐसा आवर्तकाल आएगा, या यहाँ से यदि अपन ने लिया तो ये इतना आवर्तकाल। ठीक है, तो कितने ए लेटिस जालक के विभव कूप में क्या करता है, कोई इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उसका विभव फलन वी एक्स न होकर वी एक्स प्लस ए होगा, है ना। यही क्या है, ब्लोच का सिद्धांत है। अब उससे इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग फलन साई ज्ञात करने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, एक श्रोडिंगर तरंग समीकरण लेना पड़ता है। हमने बीएससी 5th सेम में हमने श्रोडिंगर तरंग समीकरण को देखा था। एक जो होता है वो टाइम पर डिपेंडेंट होता है, मतलब काल आश्रित होता है, और एक जो है वो टाइम पर डिपेंड नहीं होता है, जिसको अपन बोलेंगे काल अनाश्रित बोलेंगे, है ना।
तो यहाँ पर एक क्या है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण है जो कि वी एक्स विभव फलन के रूप में है। तो ये समीकरण है कितना, डी स्क्वायर साई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर प्लस 2m अपॉन में एच कट का स्क्वायर, है ना, ब्रैकेट में ई माइनस वी एक्स साई इक्वल टू कितना, 0 के रूप में, है ना। ये एक श्रोडिंगर तरंग समीकरण है। अब चूंकि ब्लोच के सिद्धांत के अनुसार इस श्रोडिंगर तरंग समीकरण का जो हल होगा, है ना, वो हल कितना हो जाएगा, साई एक्स के रूप में आएगा, है ना। तो चूँकि ब्लोच के सिद्धांत के अनुसार तरंग फलन साई फलन जो होता है विभव फलन, कौन सा, जो स्थितिज ऊर्जा का फलन होता है यू के एक्स के रूप में, उसके द्वारा मॉडुलित समतल तरंग समीकरण के रूप में होगा, है ना। मतलब यहाँ पर जो ब्लोच के सिद्धांत के अनुसार हमने माना है कि ये जो तरंग समीकरण होगा वो किसके रूप में होगा, मॉडुलित तरंग के रूप में होगा, ठीक है। जहाँ फलन यू एक्स जो है वो तरंग सदिश के पर क्या करता है, निर्भर करता है। जो कैपिटल के जो दिख रहा है आपको, वो तरंग सदिश कैपिटल तरंग सदिश को प्रदर्शित करता है ना। तो इसका जो हल है, समीकरण 1 का जो हल है वो कितना होगा, साई एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर प्लस माइनस आई के एक्स यू के एक्स तरंग फलन के रूप में होगा, समीकरण 2 होगा। जहाँ यू के एक्स बराबर हमको कितना रखना पड़ेगा, यहाँ पर देखा ना हमने वी एक्स की जगह अपन ने कितना रखा, वी एक्स प्लस ए रखा था, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यू के एक्स की जगह यू के एक्स प्लस ए रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि x की जगह हमको क्या रखना है, ये स्थितिज ऊर्जा के ग्राफ की जगह अपने को x प्लस ए भी रखना है ना। अब इसका व्यापक फलन जो होगा वो निम्न होगा, जो हमने x के लिए रखा था तो e टू दी पावर प्लस माइनस आई के एक्स के रूप में रखा था यू एक्स के। अब साई एक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, इसी को आधार पर हम बात करेंगे। तो पहला नियतांक लेना पड़ेगा ए पहले हमको प्लस के फॉर्म में लेना पड़ेगा, प्लस के फॉर्म में लिया तो कितना हो जाएगा, ई टू दी पावर आई के एक्स, है ना, यू के ए के रूप में, के एक्स के रूप में, प्लस यदि अपने को माइनस के लिए लेना है तो तरंग उसका नियतांक लेना पड़ेगा बी, तो कितना हो जाएगा, प्लस बी ई टू दी पावर माइनस आई के एक्स, है ना, इंटू कितना हो जाएगा यू के एक्स के रूप में। इसको समीकरण नंबर हमने कितना दे दिया, 3। अभी जो समीकरण 3 है वो समीकरण 1 का व्यापक हल है, ठीक है। तो उपरोक्त समीकरण 1 जो है वो समीकरण 3 का गणितीय रूप है या उससे संबंध है ना। लेकिन इसको हल करने के लिए यदि हम वहाँ पर n जो है, मतलब परमाणु की संख्या जो है अनंत है, मतलब सरल घनाकार जालक में हम क्या ले रहे हैं, अनंत परमाणु ले रहे हैं, तो उसके लिए साई एक्स प्लस एन ए अपॉन में साई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी होगी। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, इन्फिनिटी रखेंगे, तो इन्फिनिटी का कोई भी फलन जो होगा वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी होगा। लेकिन जब हम श्रोडिंगर तरंग समीकरण की बात करते हैं तो उसका हल परिमित होना चाहिए, है ना। ये हमने देखा था किससे, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से, है ना। मतलब किसकी अनिश्चितता होती है उसमें ऊर्जा और समय की अनिश्चितता होती है ना, ठीक है। तो ये जो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से हम यहाँ मानेंगे तो तरंग फलन साई का मान अनंत नहीं होना चाहिए, है ना। और यदि ऐसा होता है तो उसका हल जो है वो मान्य नहीं किया जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर n के लिए हम बात करते हैं, तो n के लिए साई एक्स की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी हो जाएगी, है ना। लेकिन इस हल के लिए n इक्वल टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी के लिए साई एक्स का मान कितना हो जाएगा, अनंत होता है ना। चूँकि तरंग फलन सभी जगह कैसा होना चाहिए, परिमित रहना चाहिए। अतः ब्लोच के सिद्धांत के अनुसार समीकरण 2 द्वारा दिया गया व्यापक हल मान्य नहीं होगा। जो समीकरण 2 द्वारा जो हल दिया है अपने पास ये वाला, है ना, तो ये हल मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है ब्लोच का सिद्धांत, जिसमें हमको उसके स्थिति फलन के जगह पर उसका क्या मानना पड़ेगा, एक जो लेटिस फलन है x प्लस ए के रूप में उसको मानना पड़ेगा, है ना। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ब्लोच का सिद्धांत। ओके, थैंक यू।